किसी गांव में हिमानी नाम की लड़की अपनी बुआ मीनू और उसकी बेटी दीपिका के साथ रहती थी। हिमानी दिखने में काली और बदसूरत थी और दीपिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी। दीपिका और मीनू हिमानी से बहुत नफरत करते थे और सारा दिन उससे घर का काम करवाते रहते थे। दीपिका की आदत थी कि वो अपने कमरे में ही खाना खाती थी और खाना खाकर बर्तन वहीं रख देती थी। हिमानी उसके कमरे से बर्तन लेने गई थी, तभी उसकी नजर काजल पर जाती है। हिमानी काजल को उठाकर देखने लगती है और दीपिका से बोलती है, दीपिका, ये काला काला क्या है? दीपिका जैसे ही देखती है कि हिमानी के हाथ में उसका काजल है, वो गुस्से से लाल हो जाती है। तुझे कितनी बार बोला है मेरे मेकअप के सामान को हाथ मत लगाया कर। मैं तुम्हारे कमरे में ये बर्तन लेने आई थी, मुझे ये दिख गया। मैंने पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, इसलिए तुमसे पूछ लिया। ओहो, अब तू झूठ भी बोलेगी। मैंने तुझे कितनी बार अपने मेकअप के सामान को हाथ लगाते हुए पकड़ा है और पहले भी कितनी बार टोका है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया कर। समझ में नहीं आता है क्या तुझे? मुझे लगता है तू पिट कर ही मानेगी। मेरी काजल खराब हो गई तो? ओह, ये काजल है? अच्छा, काजल छूने से काजल खराब हो जाती है क्या? फिर ये कैसी काजल है जो छूते ही खराब हो जाती है? वाह, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। अगर ये छूते ही खराब हो जाती है तो फिर तुम इसका इस्तेमाल कैसे करती हो? वैसे इसका इस्तेमाल क्या है? काली, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। तू क्या करेगी जान के इसके बारे में? तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे मेकअप के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगी। इतनी बार मना किया है, इसके भेजे में ही नहीं जाता है, बेवकूफ लड़की। हाँ, आपके हाथ लगाने से काजल को कुछ नहीं होता ना, तो मेरे हाथ लगाने से भी कुछ नहीं होगा। वैसे भी ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो छूते ही खराब हो जाएगी। हिमानी की ये बात सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है कि तभी वहाँ मीनू आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दीपिका, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इस काली ने तुझे कुछ बोला है क्या? देखो ना माँ, यहाँ बैठकर मेरे काजल टच कर रही है। मैंने जब इसको बोला कि ये काजल बहुत ब्रांडेड और अच्छा है, एक बार तू भी लगा कर देख, तुझ पर भी अच्छा लगेगा, तो ये मेरे से जुबान लड़ाने लगी और ऊपर से मुझे धमकी दे रही है कि मेरा इतना महंगा काजल तोड़ देगी। ये सुनकर मीनू को हिमानी पर बहुत गुस्सा आता है और वो हिमानी की कोई भी बात सुनने से पहले उसे जोरदार तमाचा लगा देती है। क्यों रे काली मनहूस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? एक तो वो तेरे साथ प्यार से पेश आ रही है और तू उसे ही धमकी दे रही है। नौकरानी की जुबान चलने लगी है। अब तेरी सजा है कि तू अपने खाने के लिए बाहर से पैसे कमा कर लाएगी और मुझे भी देगी। लेकिन बुआ, दीपिका ने अभी आपको जो भी बताया वो सब गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, जा और पैसे कमा कर ला, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मीनू की बात सुनकर हिमानी अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। उस दिन रात तक मीनू हिमानी को खाने के लिए भी कुछ नहीं देती है। हिमानी को बहुत भूख लग रही होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए उस दिन रात को जैसे तैसे करके हिमानी बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर हिमानी सोचती है, कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया है और अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन बुआ मुझे कुछ भी देने के मूड में नहीं लग रही है, इसलिए मुझे कैसे भी करके कहीं से पैसे लाने ही होंगे। मैं एक काम करती हूँ, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी और उसे बेचकर अपने खाने के पैसे लाऊंगी। इतना सोचकर हिमानी जंगल में जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती है और लकड़ी ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। पहले दिन ही हिमानी के सारी लकड़ियाँ बिक जाती है। उन पैसों से हिमानी खाना खरीद कर खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब हिमानी रोज लकड़ी काटकर बेचने का काम करने लगती है और अपने खर्चे खुद उठाती है। एक दिन हिमानी जंगल में लकड़ियाँ काट रही होती है, तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। लगता है किसी को यहाँ कोई परेशान कर रहा है, तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं अभी देखती हूँ कि आखिर कौन है इतनी मुसीबत में। उसके बाद हिमानी आगे की ओर बढ़ने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद हिमानी को पेड़ से एक परी बंधी हुई नजर आती है। अरे, इस परी को किसने बांध के रखा है यहाँ? मैं अभी इनकी मदद करती हूँ। तभी परी बोलती है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाई। हिमानी नदी से पानी लाती है और परी को दे देती है और उसका रस्सी भी खोल देती है।
उसके बाद हिमानी परी से कहती है, क्या हुआ? आपको यहाँ किसने बांध कर रखा था? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से आवाज लगा रही थी कि कोई आए और मेरी जान बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर तुम आई और मेरी जान बच गई। आप पहले मुझे ये बताइए कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो उसने परी को बांध दिया? इसी जंगल में एक डायन रहती है। कुछ वर्षों पहले मैंने उस डायन की चोटी काटकर उसकी सारी शक्तियाँ ध्वस्त कर दी थी। उसी दिन से वो मेरे से बदला लेने की सोच रही थी। अब वो फिर से पहले की तरह शक्तिशाली हो गई है और उसी ने मुझे यहाँ बांध दिया। अब कुछ देर बाद वो मुझे यहाँ से लेने आएगी और अपने गुफा में जाकर मेरी बलि चढ़ा देगी, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा हो ना सका। अच्छा, अब तो आप ठीक महसूस कर रही हो ना? हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? हिमानी मीनू और दीपिका की सारी बातें परी को बता देती है। सारी बातें सुनकर परी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कैसे? आज से तुम्हें लकड़ियाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगी तो खाऊंगी क्या? मैं तुम्हें जैसा बोल रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना। ये सामने वाले रास्ते से तुम बिल्कुल सीधे सीधे जाना। कुछ दूरी चलने के बाद तुम्हें एक तालाब नजर आएगा। इस रास्ते पर तुम्हें बस एक ही तालाब दिखेगा, इसलिए तुम्हें जो तालाब सबसे पहले दिखे वहाँ जाकर रुक जाना। उस तालाब को जाकर तुम अपनी सारी परेशानी बताना। तुम्हारी परेशानी सुनकर वो तालाब तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन तालाब मेरी मदद क्यों करेगा और वो किसी की मदद कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तालाब मामूली नहीं बल्कि जादुई है। जब भी कोई इंसान उसे अपनी परेशानी बताता है तो वो कर्मों के हिसाब से उसकी मदद करता है। ये कर्मों का तालाब हमारे परी लोग की रानी परी ने ही बनवाया है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। हिमानी परी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद हिमानी जादुई तालाब के पास पहुँच जाती है। ये वही तालाब लग रहा है जिसके बारे में मुझे परी ने बताया था, क्योंकि आसपास इस तालाब के अलावा कोई दूसरा तालाब नहीं है। इतना कहकर हिमानी तालाब के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी तालाब से आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पहले से ही पता था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बुरे तो वो हैं जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसके बाद से तुम्हें कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इतना कहकर तालाब वहाँ एक अनोखी काजल प्रकट कर देता है। काजल को देखकर हिमानी बहुत खुश होती है और बोलती है, ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे दीपिका के पास है। तुम जैसे ही इस काजल को लगाओगी बहुत खूबसूरत हो जाओगी। तालाब की बात सुनकर हिमानी काजल लगा लेती है। काजल लगाते ही हिमानी बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। हिमानी अपना बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होती है। तभी एक बार फिर से तालाब से आवाज आती है, तुम जो चाहो इस जादुई अनोखी काजल से मांग सकती हो। ये काजल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। तालाब का धन्यवाद करके हिमानी अपनी बुआ के घर वापस चली जाती है। हिमानी का बदला हुआ रंग रूप देखकर मीनू और दीपिका हैरान रह जाते हैं। अरे तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे मम्मी पूछो तो इससे, आखिर ये इतनी खूबसूरत कैसे हुई? हाँ हाँ, बता हमें ये सब कैसे हुआ। हिमानी दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। उसके बाद वो दीपिका को गुस्से से कहती है, दीपिका, तूने कुछ दिन पहले मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया था कि मैंने तेरे ब्रांडेड काजल तोड़ने की कोशिश की है। वैसे ही कोई खुशी से मैं यहाँ नहीं रह रही थी, लेकिन उस दिन के बाद से तो मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। और हाँ, अब मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि आप दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। इतना कहकर हिमानी हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। हिमानी के जाते ही दोनों माँ बेटी के मन में लालच आ जाता है और दोनों माँ बेटी भी हिमानी का पीछा करने लगती है। तभी एक खुली जगह पर हिमानी जादुई काजल से अपने लिए एक घर मांगती है और उसके इतना कहते ही वहाँ घर आ जाता है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। मम्मी चलो इससे जादुई काजल छीन लेते हैं और हम माला माल हो जाएंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी हिमानी के पास जाती हैं और उससे जबरदस्ती जादुई काजल छीन लेती हैं। हिमानी से जादुई काजल छीनकर दीपिका खुद लगाती है और जादुई काजल लगाकर वो काली और गंजी हो जाती है। मम्मी मेरे साथ तो उल्टा हो गया। मैं पहले इतनी खूबसूरत थी और अब ज्यादा लालच के चक्कर में देखो कितनी बदसूरत और साथ में गंजी भी हो गई हूँ। इससे पहले और ज्यादा कुछ हो। चलो मम्मी यहाँ से चलते हैं।
दोनों माँ बेटी जादुई काजल हिमानी को देकर वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद फिर से हिमानी अपनी हंसी खुशी एक नई जिंदगी जीने लगती है। सागरपुर नाम के एक गांव में आराधना अपनी बेटी पूजा और पति के साथ रहती थी। पूजा अभी बहुत छोटी थी। आराधना को बगीचे और पेड़ पौधों का बहुत शौक था। वो पूरा दिन बगीचे में रंग बिरंगे फूल उगाने में लगी रहती थी। पूजा भी अपनी माँ के साथ बगीचे में काम करती थी। उस घर का आंगन हमेशा खिला खिला रहता था। एक दिन आराधना कहीं से आम के पेड़ का बीज लाई और उसे जमीन में गाड़ दिया। तभी पूजा ने उससे पूछा, माँ, ये कौन से पेड़ का बीज है? ये आम के पेड़ का बीज है बेटी। जब ये पेड़ बड़ा होगा तो इसमें बड़े बड़े आम उगेंगे, और अगर तब तक मैं नहीं रही तो इस पेड़ को देखकर तुझे मेरी याद आएगी। ऐसे मत बोलो माँ, आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। वादा करो, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आराधना पूजा को गले लगा लेती है। तभी एकदम से उसका सर चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर पूजा घबरा जाती है। क्या हुआ माँ? माँ, आंखें खोलो माँ। तभी पूजा के पापा भागते हुए वहाँ पर आते हैं और आराधना को अस्पताल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि आराधना को ब्लड कैंसर है और वो ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह पाएगी। ये सुनकर पूजा बहुत रोती है। धीरे धीरे आराधना की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। एक दिन वो बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। पूजा अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और कहती है, माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो माँ? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना माँ। मत जाओ माँ, प्लीज मत जाओ। अपनी बेटी की बातें सुनकर आराधना कहती है, मैं अपना वादा पूरा करूंगी बेटी, जरूर पूरा करूंगी। ऐसा कहते कहते आराधना की आंखें बंद हो जाती है और वो चल बसती है और पूजा जोर जोर से रोने लगती है। माँ। पूजा फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसका पिता बिल्कुल भी नहीं रोता। अपनी पत्नी की मौत से वो बहुत खुश था, क्योंकि वो दूसरी शादी कर सकता था। आराधना का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके ठीक एक दिन बाद ही पूजा के पिता दूसरी शादी करके शीला नाम की औरत को घर ले आते हैं। ये सब देखकर पूजा कहती है, ये क्या पिताजी, अभी माँ को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और आपने दूसरी शादी कर ली। चुप रह समझी, अब मैं कुछ भी तुझसे परमिशन लेकर थोड़ी ना करूँगा। तभी पूजा की सौतेली माँ कहती है, बाप रे, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है ये लड़की, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। पूजा समझ जाती है कि अब इस घर में उसका जीना हराम होने वाला है। घर के आंगन में जो बहुत सारे फूल लगे हुए थे वो सब मुरझा जाते हैं। पूरा बगीचा सूख जाता है। बस एक छोटा सा आम का पेड़ मिट्टी से निकल रहा था। उसके बाद पूजा के ऊपर शीला का अत्याचार शुरू होता है। शीला उससे घर का सारा काम करवाती थी, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना। पूजा पूरा दिन यही सब करती रहती थी। उसका पिता भी अपनी दूसरी पत्नी शीला को कुछ नहीं कहता था। छोटी सी छोटी गलतियों पर भी शीला पूजा की खूब पिटाई करती थी। करमजली, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है क्या? सारा काम बिगाड़ देती है। मत मारो माँ, बचाओ बचाओ। पूजा चिल्लाती तो रहती है, पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद शीला एक बेटी को जन्म देती है। शीला उसका नाम राखी रखती है। कुछ ही समय बाद पूजा के पिता बीमार पड़ जाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से तो पूजा का काम और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी तरह समय बीतता रहता है और पूजा और राखी जवान हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद राखी बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन पूजा धूप में काम करने की वजह से झुलसकर काली हो गई थी। उसके बाल भी झड़ने लगते हैं, जिस वजह से उसके सर पर ज्यादा बाल नहीं बचते, जिसकी वजह से शीला और राखी दोनों मिलकर उसका बहुत मजाक बनाती थी। देखना तो माँ जरा, कैसे काली बदसूरत लग रही है। हाँ, पूरी चुड़ैल की तरह दिखने लगी है। कौन करेगा तुझसे शादी? सभी तुझे लात मारकर भगा देंगे। माँ, शादी तो दूर की बात है, इसे तो कोई घर की नौकरानी भी ना बनाए। वो तो हम अच्छे लोग हैं, इसलिए इसको नौकरानी बनाकर अभी तक अपने घर में रखा हुआ है। अच्छा सुन पूजा, फटाफट मेरी सैंडल साफ कर दे, मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। ये सब सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी करे भी तो क्या करे।
वो चुपचाप राखी की सैंडल साफ कर देती है। उसके बाद शीला बहुत सारे कपड़े और बर्तन लाकर उसके सामने रख देती है और जल्द से जल्द उसे साफ करने के लिए कहती है। इतने सारे काम करते करते पूजा थक जाती है। राखी कॉलेज चली गई थी और शीला कमरे में आराम कर रही थी। पूजा थोड़ा आराम करने के लिए बगीचे में जाती है और वो आम का पेड़ अभी बहुत बड़ा हो गया था। पूजा उसके नीचे बैठकर रोने लगती है। माँ, अब कहाँ चली गई माँ? अगर आज अब जिंदा होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी वहाँ पर पूजा की माँ यानी कि आराधना की आवाज सुनाई देती है। बेटी, मैं तो यहीं पर हूँ बेटी। पूजा चौंक जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है। तू इधर उधर मत देख, मैं इस आम के पेड़ में हूँ। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरी आत्मा इस पेड़ के अंदर ही समा गई है। मैं इतने दिनों से सब कुछ देख रही हूँ बेटी। पूजा पेड़ को जोर से पकड़ लेती है और रोने लगती है। माँ, आप यहाँ हो माँ? तू चिंता मत कर, आज से तेरा सारा काम मैं कर दिया करूँगी। तू जाकर देख, तेरा सारा काम खत्म हो गया है। पूजा जाकर देखती है कि घर का सारा काम हो चुका है। सारे बर्तन साफ हैं, सारे कपड़े धुले हुए हैं। उसके बाद पूजा शीला के पास जाकर कहती है कि सारा काम खत्म हो गया है। शीला आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? ठीक है, अब जाकर खाना बना ले। पूजा रसोई में जाकर देखती है तो वो देखती है कि खाना भी बनकर तैयार है। इसी तरह चुटकी में उसका सारा काम खत्म हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इतने में राखी को एक लड़का देखने के लिए आता है। लड़के का नाम अमन था। अमन बहुत अमीर था। शीला का हमेशा से ये सपना था कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में हो। अमन घर आता है और शादी की बात पक्की हो जाती है। राखी तो मानो हवा में उड़ रही थी। माँ, अमन के साथ मेरी शादी होगी। वाओ माँ, कितना सारा पैसा है उसके पास और वो खुद भी कितना स्मार्ट है। हाँ बेटी, मेरा भी सपना पूरा होने वाला है। इतने में पूजा वहाँ आती है और शीला उसे खाना बनाकर लाने के लिए कहती है। उसके तुरंत बाद ही पूजा खाना लेकर आ जाती है और खाना रखकर चली भी जाती है। ये सब देखकर शीला राखी से कहती है, बेटी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये पूजा की बच्ची सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। जा जरा देख कर आ, आखिर क्या चक्कर है। राखी पूजा का पीछा करती है और देखती है कि पूजा उस आम के पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से बातें कर रही है और इधर कपड़े और बर्तन खुद ब खुद साफ हो रहे हैं। राखी तभी अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। ये पूजा तो सच में चुड़ैल निकली। सारी समस्या का जड़ ये पेड़ है ना। मैं उस पेड़ को ही नहीं छोड़ूंगी। मैं आज ही उस पेड़ को काट दूंगी। इसके बाद शीला पूजा को पकड़कर घर के अंदर लाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे रस्सी से बांधने लगती हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, मत बांधिए मुझे, छोड़ दीजिए। पूजा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। इसके बाद शीला और राखी एक कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ की ओर चले गए और कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगते हैं। पेड़ कटने की आवाज सुनकर पूजा तड़पने लगती है, जैसे कि उस पेड़ के साथ उसका कोई रिश्ता हो। वो जोर जोर से चिल्लाकर पेड़ काटने के लिए मना करने लगी और रोने लगी। मत काटो उस आम के पेड़ को, मत काटो, मत काटो उस पेड़ को। लेकिन वो दोनों माँ बेटी मिलकर पेड़ काट ही देती हैं और इधर पूजा रोते रोते बेहोश हो जाती है। पेड़ काट कर राखी और शीला बहुत खुश होती हैं। उस पेड़ पर एक आम लगा हुआ था। शीला उस आम को उठाकर उसे काटती है। तभी पूजा को होश आ जाता है। फिर शीला उससे कहती है, ये देख, तेरी माँ के लगाए हुए पेड़ को काट दिया हमने। ले तू भी थोड़ा सा आम खा ले, तेरी माँ की आखिरी निशानी। शीला पूजा को थोड़ा सा आम खाने के लिए देती है। पूजा वो आम खा लेती है। बाकी का आम शीला और उसकी बेटी राखी मिलकर खाते हैं। आम खाने के बाद उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। तीनों का सर घूमने लगता है और एक चमत्कार हो जाता है। किसी जादुई शक्ति से पूजा बहुत खूबसूरत हो जाती है और गोरी हो जाती है और सर पर बाल भी आ जाते हैं। और दूसरी तरफ शीला और राखी बहुत बदसूरत हो जाती हैं। वो दोनों बेहद काली हो जाती हैं। दोनों के दोनों टकली भी हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ?
माँ, मैं बदसूरत हो गई माँ। तभी वहाँ पर आराधना की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, ये आम खाने से तुम्हारे अंदर का रूप बाहर निकल आया। तुम दोनों अंदर से बदसूरत थी, इसलिए आम खाते ही बाहर से भी बदसूरत हो गई। और मेरी बेटी अंदर से खूबसूरत थी, इसलिए आम खाने के बाद वो इतनी खूबसूरत हो गई। इतना कहकर आराधना की आत्मा गायब हो जाती है। राखी और शीला रोने लगती हैं और पूजा बहुत खुश होती है। थोड़े दिनों बाद अमन घर आता है और वो राखी की ऐसी हालत देखकर शादी के लिए मना कर देता है और पूजा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कुछ ही दिनों बाद पूजा के साथ अमन की शादी हो जाती है और राखी और शीला उनके घर की नौकरानी बनकर रह जाती हैं और अमन के साथ पूजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।